Yeah. So, concept of true and fair we were doing. Any question so far? अगर रिवीजन हुआ हो तो कोई सवाल है? हाँ जी, कोई सवाल नहीं है? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चलते। We did this criteria of selection of accounting policy. So there were three criteria: prudence, materiality and substance over form. इन पर कोई सवाल हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर रिवीजन हुआ होगा तो शायद सवाल होंगे या नहीं भी होंगे। अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। जो एडवोकेसी थ्रेट है वो ये है कि ऑडिटर ने एक ओपिनियन लिया, किसी बात को आगे बढ़ाया, या मेंबर ने एक ओपिनियन लिया, किसी बात को आगे बढ़ाया, और फिर उसको उस बात से पीछे हटना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? किसी दबाव की वजह से हो रहा है, कोई इन्फ्लुएंस है मैनेजमेंट का, कोई इंड्यूसमेंट है, कोई लालच है। तो अगर इस लालच में, इस इंड्यूसमेंट में आकर के ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंस पे कंप्रोमाइज करता है तो एडवोकेसी थ्रेट का सामना उसको करना पड़ता है। बाद में पता चला कि आपने अपने ओपिनियन पे कंप्रोमाइज किया था इस वजह से कि आपको चेंज करने के लिए दबाव डाला गया और आप उस दबाव में आ गए। इसका मतलब यह होगा कि आपने स्वतंत्रता से समझौता किया और कोड ऑफ एथिक्स के तहत कार्रवाई कहीं हो सकती है। और कोई सवाल है? नहीं है। सो व्हाट आर दीज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? They say accrual, consistency and going concern. There are these three fundamental accounting assumptions. What is the meaning of fundamental accounting assumption? The meaning is आपके सामने एक पीएनएल रखा जाएगा तो आप ये मान लेंगे
कि उसकी जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो अक्रूवल है, उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट है, और वो एंटिटी जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखा गया है वो गोइंग कंसर्न है। हाँ, इन तीनों में से कोई भी एजम्पशन अगर फॉलो नहीं किया गया है तो आपको लिखना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। तो जैसे वो इनहेरेंट लिमिटेशन थी ना ऑडिट की, वैसे ये भी है कि उसको भी यूजर को समझना पड़ता था, और ये यूजर मान के बैठेगा कि किसी भी बैलेंस शीट में, किसी भी पीएनएल में, उस एंटिटी में 3 सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं। तो आसान तो बहुत है ये, अभी टेस्ट करते कितना आसान है। अक्रूवल, accrual means what? Accrual simply means periodic accounting. Simply periodic accounting. क्या मतलब? Transactions belonging to a period of accounting has been accounted for irrespective of cash flow. सही है ये? कैश आया, कैश गया, इससे कोई मतलब नहीं। ट्रांजैक्शन है तो आप डाल दीजिए। यही वजह है कि क्रेडिट एंट्री, डेबिट एंट्री भी इसमें आ जाती है। शायद एक चीज यहां गलत हो गई है, बिलोंगिंग टू ए फाइनेंशियल ईयर। Is that right? Is that right? Belonging to a period of accounting is the right word. क्या करें, आपको याद भी तो करवाना है, क्योंकि आप में से बहुतों के दिमाग में था कि फाइनेंशियल ईयर है, बहुतों के दिमाग में यही था कि वो वर्ड फाइनेंशियल ईयर है। एक्चुअली ये वर्ड है पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, विच कैन बी ए फाइनेंशियल ईयर, विच कैन नॉट बी ए फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि जब हम ईयर वर्ड यूज करते हैं हमारे दिमाग में 12 महीने आ जाते हैं। क्या जरूरी है कि अकाउंटिंग 12 महीने की हो तभी फाइनेंशियल ईयर होता है? कभी 15 महीने का भी पीएनएल आता है, कभी 18 महीने का भी पीएनएल आता है, कभी 6 महीने का भी पीएनएल आता है। आप अमलगमेशन की अकाउंटिंग करेंगे, उसमें आपको बोला जाता है कि 31 मार्च 18 को किसी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और वो 30 जुलाई को अगर अपना अमलगमेशन करने जा रहे हैं तो 30 जुलाई तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो वो एक पीरियड ही होता है, ईयर तो नहीं होता। तो पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इज ए बेटर वर्ड। तो कैश आए ना आए, आपको जो भी एंट्रीज हैं उसकी अकाउंटिंग करनी है, और यूजर भी ये मान के बैठता है कि जो भी इस साल की अकाउंटिंग है वो पूरी है। नाउ व्हाट अबाउट कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? The accounting policies on the basis of which
The current financial statements are prepared are being consistently followed from year to year. एक निरंतरता है अकाउंटिंग की पॉलिसीज में, एक निरंतरता है। ये एजम्पशन है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल फॉलो की गई थी वही अकाउंटिंग पॉलिसी इस साल फॉलो की जा रही है। तो इसकी वजह क्या है? कंपैरेबिलिटी। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज हो सकता है? यस और नो? यस। ओके, so here comes change in accounting policy. क्या events है when it can be changed? Due to change in law, change in accounting standard, change for better presentation of accounts. In last lecture we discussed that for traveling and conveyance there were an accounting policy that both these items would be combined, would be clubbed together. But then company followed a budgetary control system. So from next year there was a change in accounting policy to present conveyance and traveling separately. When there is a change in law, you have to change your accounting policy. जैसे कंपनी कानून बदल गया तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ और होता था, अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ और हो गया। तो जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बदला, रिक्वायरमेंट बदली, तो कंपनियों ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी भी बदल ली। जीएसटी किस तारीख को अप्लाई हुआ था? उसके पहले तक अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और रही होगी। जब अचानक वो एप्लीकेबल हो गया तो अकाउंटिंग पॉलिसी बदलनी पड़ी। जहां तक चेंज इन एएस की बात है, पहले तो बड़ा स्टैटिक था, नहीं होता था, अब तो बहुत तेज हो गया है। जो आज एएस आप यहां पढ़ के जा रहे हैं वो आपके आर्टिकलशिप में जाते जाते चेंज हो जाएंगे। वहां आप इंड एएस अप्लाई करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस में तो अप्लाई हो चुका है। पढ़ना आपको फाइनल में है, लेकिन इस्तेमाल आपको मुझे लगता है कि 8 महीने 9 महीने बाद करना पड़ जाएगा। आप में से जो लोग 8-9 महीने बाद देंगे, भाई अपने अपने हाथ पैर और अपने हर अंग को अपने तक सीमित रखिएगा। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। वो जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो एक अनाउंसमेंट आती है कि जब केबिन में हवा का दबाव कम होगा तो वो अपने आप ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा। लेकिन उसमें एक बात वो जरूर बोलती है कि पहले आप अपना लगाएं फिर किसी दूसरे की हेल्प करें। तो ये मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि ये क्या बात है यार, पहले मैं अपने पड़ोसी का लगा दूं, मानवता तो यही कहती है। हाँ, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि वो कहते पहले आप अपनी हेल्प करोगे तो आप कम से कम इस कंडीशन में आ जाएंगे कि आप दूसरों को लगा सकें, देख सकें। तो इसलिए आप पहले अपनी मदद करिए। तो यहां आप किसी की मदद करने का प्रयास मत करिएगा। ऑक्सीजन का दबाव जितना पहले था उतना अभी भी है, कहीं कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन आप
अभी अभी खाना खा के बैठे हैं तो लेटने की कोशिश मत करिएगा, हाँ, वरना जान लीजिए आजकल वो एक कैंपेन चल रहा है मीटू वाला, वो आपका भविष्य खराब कर सकता है। वो इंडियन आइडल का एक कंपटीशन चलता है ना गाने वाला, उसमें हाँ अनु मलिक का तो जो है वो है ही है, उसमें एक विशाल डडलानी है, उसमें एक विशाल डडलानी है, तो डडलानी साहब 2-3 एपिसोड से नहीं आए, 2 एपिसोड से नहीं आए। उनके एक चाहने वाले ने लिख दिया कि अरे विशाल साहब कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है किसी तरह की, आप आ नहीं रहे। चलो तो है ठीक है, तो चेंज फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, चेंज इन एएस और चेंज इन लॉ। तो एएस तो आपके लिए जो लोग फर्स्ट ग्रुप कर चुके हैं उनके लिए जुलाई से ही अप्लाई हो जाएगा इंड एएस प्रैक्टिस में, और बाकियों के लिए 8-9 महीने बाद जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपको इंड एएस ही अप्लाई करना है। उसकी चिंता मत कीजिए, वहां तो खैर आपके लिए प्रिंसिपल रहेंगे गाइड करने के लिए, और ऐसा नहीं कि जाते जाते आपको बोल दिया जाएगा इंड एएस रट के सुनाओ, हाँ ऐसा नहीं है, तो प्रैक्टिस में धीरे धीरे आपको आ जाएगा। एनीवे, तो चेंज एएस में लगातार हो रहा है, कानून हर साल कुछ ना कुछ बदल जाता है, और बेटर प्रेजेंटेशन क्या है ना, डिस्क्रिशन पे है। तो ये कंपल्शन है, ये कंपल्शन है, ये क्या है, डिस्क्रिशन है कि मैनेजमेंट चाहे तो प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दे। तो जो इस साल अकाउंटिंग पॉलिसी है वही पिछले साल भी थी। अगर ऐसा है तब तो आपको कुछ लिखना नहीं है। इस सेंटेंस में लिखने से एक वर्ड छूट गया है, कोई बताएगा? है फंडामेंटल बोल रहे क्या? नहीं, चेन की बात नहीं कर रहा, चेन का इफेक्ट तो आपको इसमें लिखना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा। जो कागज आप अलग से लगाते हैं जिस पे हेडिंग होती है नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, वो लिखना होता है, लेकिन यहां एक वर्ड छूटा है, कोई बताएगा क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट। क्योंकि AS1 क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, AS1 कहता है ना। तो ये जो कागज लगाते हैं आप, ये AS1 को फुलफिल करने के लिए लगाते हैं, बैलेंस शीट में और P&L के साथ इसको लगाते हैं। बैठ जा। कहने का मतलब क्या है कि जो महत्वपूर्ण अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको आप पहले ही बता के देते हैं कि ये हमारी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, हम रेवेन्यू के अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हम एक्सपेंडिचर के अकाउंटिंग कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, ये आप लिखते हैं उसमें। और इसी कागज में अगर पिछले साल को अकाउंटिंग पॉलिसी थी और अब इस साल चेंज की गई है, तो उसका जो क्वांटिफाइड इफेक्ट आएगा ना, उसको आपको लिखना पड़ता है। पढ़ा है आपने AS1 में? पढ़ा है आपने? पढ़ा है? पढ़ा होगा कि अगर पिछले साल से इस साल कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की गई है तो उसका इफेक्ट क्वांटिफाई करना पड़ेगा, और क्वांटिफाई करके आपको लिखना पड़ेगा अपने उसमें। राइट? एग्रीड? अब एक सवाल है, एक पॉलिसी आपने चेंज कर दी, कौन सी? बड़े आसान आपके लिए करता हूं कि आपने यू चेंज योर पॉलिसी ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज। You can understand this example. From last year you were applying FIFO, this year you shifted to weighted average. So whether you need to quantify the effect on profit this year or not? Of course. You are a manufacturing company, very big manufacturing company, you are a car manufacturing company. So in car manufacturing company there are hundreds of items of inventory. वहां तो एक स्क्रू भी है, पेच भी है, तो भी वो एक इन्वेंट्री का आइटम है। ABC कैटेगरी जानते हैं आप इन्वेंट्री में? बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, एकदम कम इंपॉर्टेंट। तो जो C कैटेगरी वाला आइटम है उसका जब आप वेटेड एवरेज से वैल्यूएशन कर रहे हैं तो बड़ी परेशान कर रहा है, और फिर उसको FIFO से कंपैरिजन करने का आपका मन ही नहीं कर रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। सवाल क्या है? सवाल ये है
whether quantification of effect due to change in accounting policy is necessary in all conditions or not. Yes or no? Haji? Not necessary. So if it is not possible, then what we are required to do? You have to disclose. तो अब सुन लीजिएगा, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एक एजम्पशन है, ठीक है। आपको ओपनिंग स्टेट में ही लिखा था कि दीज एजम्पशंस वुड बी प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो अब आपने किया क्या कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया। अब आपको है कि ES1 बोलता है कि उसका इफेक्ट क्वांटिफाई करो। तो जब इफेक्ट क्वांटिफाई करने की बात आती है तो आप ईमानदारी से क्वांटिफाई करने का प्रयास करते हैं। क्वांटिफाई हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं क्वांटिफाई हो गया, नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू क्वांटिफाई द इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ईमानदारी से, मतलब यूजर को ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मैंने शुरू में ही लिखा कि इन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का बेसिक पर्पज क्या है? कंपेरेबिलिटी। आपने उसको चेंज कर दिया, स्टॉक की अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया। पहले साल 100 था, दूसरे साल ये 150 आएगा, लेकिन ये 50 क्यों बढ़ा, इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। अब आप कारण नहीं बता पा रहे हैं तो कंपेरेबिलिटी हिट होगी ना, कि आखिर क्यों ये बढ़ा, इसको तो पता नहीं चल रहा यूजर को। कंपेरेबिलिटी हिट होगी, वो तो समझेगा स्टॉक, लेकिन ये बढ़ा क्यों है? पॉलिसी की चेंज की वजह से। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी में चेंज किया कि 50 बढ़ गया। अब अगर आप क्वांटिफाई कर पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं क्वांटिफाई कर पा रहे तो यहीं पे लिखेंगे हमसे नहीं हो पाएगा। करेक्ट और नॉट? ऑडिटर भी लिखेगा, वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, ऑडिटर भी लिखेगा कि वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डजंट होल्ड गुड अप टू द एक्सटेंट ऑफ दिस चेंज। आप भी लिखेंगे, ऑडिटर भी लिखेगा, और मैनेजमेंट को तो लिखना ही लिखना है। तो ये प्राथमिक जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है कि जब भी कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अनुपस्थित है तो उसकी जानकारी मैनेजमेंट खुद देगा। व्हाट? अबे तू कहां से आ गए? बेटा, फिल्म का डायरेक्टर यही है, नोट कर लो, ये पिक्चर चला रहा है इस टाइम। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे हमसे ना हो पाएगा। अगर आप कर सकते तो ठीक, और नहीं कर सकते तो यहां लिख दीजिए, आपको पूरे यहां पे नंबर मिल जाएंगे। काश एग्जाम में भी ऐसा ही जुगाड़ होता, सवाल नहीं आया सीधा एग्जाम से ना हो पाएगा। भाई साहब कुछ दे दो यार, है तुम्हारा भगवान भला करेगा। तो दो चीजें हो गई, दो बातें हो गई। कौन सी? एक्रूवल की और कंसिस्टेंसी की। अब तीसरा, दिल की किताब का कोई पन्ना सादा नहीं होता, निगाह उसको भी पढ़ लेती है जो लिखा नहीं होता। तो निगाह तो रखो, आप निगाह तो रखो, तब तो दिखेगा। गोइंग कंसर्न तीसरा, क्या कहता है गोइंग कंसर्न? यस, ये आप बताएंगे। गोइंग कंसर्न दिस साइड। हाँ भाई, कोई है जो बताएगा गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? दिस साइड। हाँ, एक मिनट ठहर जा। Whether member come or go, the company
goes on forever. और कोई है? Yes. For the purpose of accounting, it is assumed. For the purpose of accounting, it is assumed that the firm goes on forever. 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 Long time. चलो. यस, इधर से कोई है? यस. Further? For the purpose of accounting, it is assumed that there is neither the need nor the intention. भाई अंग्रेजी थोड़ी टफ है. To liquidate. That's it. Period. ना? Okay. Yes. Anybody else? अच्छा, इधर से हसीनापुर से पहले पीछे, वो पीछे दो ने आज मुझे नीचे ही रोक लिया. ओ सर, पिछली क्लास में हम चले गए थे तो आप पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, हैं? तो सर हमें एक दूसरी क्लास करने के लिए जाना होता है, तो सर हम थोड़ा सा 2:15 तक निकल जाएंगे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हमने कहा नहीं यार, जब तुम कहीं कक्षा में जाने के लिए निकल रहे हो तो मैं क्यों बुरा मानूंगा? तुम जाओ कक्षा में, मैं क्यों बुरा मानूंगा? तुम्हारी मर्जी है, कक्षा में जाओ या कक्षा में ना जाओ, तुम्हारी मर्जी है. यस. उधर से कोई? अच्छा, कोई नहीं. गोइंग कंसर्न पे कोई नहीं बोलेगा? नोबडी. अच्छा, इधर से गोइंग कंसर्न पे कोई बोलेगा? है जी? सेम मतलब सेम किसने बोला? देखना पड़ेगा ना. अब करी सेम तो देखना पड़ेगा किसको सेम करना चाहती हैं. मैंने क्या बोल दिया भाई? वो करी सेम है तो आप देखें तो सही सेम किसको है. तो कौन सा सेम है ये? सेकेंड एंड थर्ड. हाँ भाई, चलो भाई खड़े जाओ सेम वाले. सेकेंड एंड थर्ड ये लोग. हाँ यार, यही है. ये पहली डेफिनेशन ये है, वेदर मेंबर कम और गो द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. सर जी, ये कंपनी लॉ का कंसेप्ट है परपेचुअल सक्सेशन का. एक बात ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, और आपका अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एफएम और लॉ का कोई भी पेपर, इसमें आप मुझे कैपिटल सी नहीं बना सकते. चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लॉ का कोई भी पेपर, टैक्स, जीएसटी, ईएसटी, सीएसटी जो भी है, तो आप चाह के भी घुमा नहीं पाएंगे. समझे? है ऑडिट नहीं तो ऑडिट तो इन सब पेपर्स का कन्वर्जन है भाई. एक तरफ इकट्ठा होता है ना. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे सूरज की 7 किरणें हैं, उनको आप एक लेंस लगा दीजिए तो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है. वही ऑडिट है. ऑडिट इज नथिंग बट कन्वर्जेंस ऑफ ऑल दीज पेपर्स. हाँ, कन्वर्जेंस. तो ऑडिट में तो आपको बताया कि कानपुर में अभी भी वो लेख लिखा हुआ है कि आया था कोई, धज्जी उड़ा के गया था. सो दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. नाउ लेट अस एग्जामिन दिस. फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ही लिखा है और क्या लिखा है? इट इज एज्यूम्ड
It is assumed that it goes on forever. The form goes on forever. Form goes on forever. बेटा तुम लोग क्या जानते हो बे, बचपन से इस तरह की लिखावट का आदि रहा हूं, मेरे लिखे हुए लव लेटर को उस लड़की का बाप या भाई आज तक पढ़ नहीं पाया। समझेगी नहीं, बल्कि 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 कई बार तो मैं लिख करके उनके ही हाथों से भेज देता था, खुशी खुशी ले जाते थे कि शायद सब्जेक्ट का कुछ लिखा हुआ है, हमें नहीं समझ में आ रहा, उसको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा है कि अगर उसको भी समझ में आ गया होता तो मैं यहां नहीं होता, मैं यहां खड़ा नहीं होता, क्योंकि कहावत यह है कि मैन फॉल्स इन लव, तो मोहब्बत में आदमी गिर जाता है। तो मैं गिरा नहीं, मैं खड़ा हूं। तो ये देखिए, ये है फॉर्म सर गो ऑन फॉर एवर। अच्छा चलो भाई, एक संशोधन आ गया एंटिटी का। एंटिटी सर गो ऑन फॉर एवर। भाई बुलाया एंटिटी को अपने पास, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पैर छुआ बच्चा, पैर छुआ और उनके सिर पे हाथ रख दिया। आयुष्मान भव, सदा सुहागिन भव एंटिटी, दूधो नहाओ पूतो फलो एंटिटी। एंटिटी स्त्रीलिंग है तो यही कहा जा सकता है। फॉर एवर, ये वर्ड याद रखिएगा, फॉर एवर, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा अब क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इट इज एज्यूम दैट द एंटिटी नीदर हैज एनी इंटेंशन टू लिक्विडेट, नीदर हैज एनी नीड नॉर एनी इंटेंशन टू लिक्विडेट। ये तो बड़ा टेक्निकल बोल दिया नहीं, न तो कोई नियत है और न कोई जरूरत है क्या होने की, दिवालिया होने की। ये एजम्पशन है। तो जो जीसीए है इसमें यहां तक तो ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इट इज एज्यूम दैट। और देखिए इस पे मैं अच्छा खासा टाइम लगाने वाला हूं, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है? जनरल कॉमर्स एकेडमी। बेटा ऐसा है कि मैं इस क्लास में, आप कभी भी ये मत समझिएगा, चाहे मैं लॉ पढ़ाने खड़ा हूं, चाहे टैक्स पढ़ाने खड़ा हूं, चाहे ऑडिट पढ़ाने खड़ा हूं, मेरा कभी इंटेंशन नहीं होता पढ़ाने का, कभी भी इंटेंशन नहीं होता। पढ़ाने का काम तो बहुत से लोग कर जाते हैं। मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं आपको एक प्रोफेशनल के रूप में डेवलप कर सकूं। अब मैंने गोइंग कंसर्न एजम्पशन पहले लिखा, फिर मैंने जीसीए लिख दिया। आप तो अभी, एक मिनट, आप तो अभी मेरे ख्याल है कुछ लॉजिक वॉजिक रीजनिंग का भी इम्तहान देके आते हैं ना? ये क्यों है? कभी आपने सोचा कि ये लॉजिक रीजनिंग का इम्तहान क्यों है? ये आपके दिमाग को शार्प करता है, शार्प करता है आपके दिमाग को। तो मेरा इरादा यही रहता है कि शार्पनेस को फाउंडेशन का एक सब्जेक्ट ना समझा जाए, बल्कि ये सारी लाइफ चलते रहना चाहिए। अब ये क्या है, ये तुरंत आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए कि जीसीए लिखा गया और अभी टॉपिक क्या चल रहा है, गोइंग कंसर्न, तो ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही होगा। अब वो देखिए, ये आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ये क्या कर रहा है? ये आपके दिमाग को और खोल रहा है। मेरा इरादा यही रहता है कि यहां पे दिमाग को बंद न रखा जाए, दिमाग को जितना खोल सको उतना खोला जाए। और आप लोग की जो एज है 18-19 साल की, ये दिमाग खोलने वाली एज है। दिमाग बंद तो 60 के ऊपर होता है। इट इज एज्यूम दैट
द एंटिटी, ये फ्रेज यहां तक तो ठीक था, not the need to either liquidate, देखिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, either liquidate और ये फ्रेज आप में से किसी को भी याद नहीं रहा, एंड तो भूल ही गया समझिए, ये किसी ने भी नहीं बोला। देखिए जब मैं कहता हूं कि आपको प्रिसाइजली चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कल को आप या तो नौकरी करेंगे, मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दोनों ही सिचुएशंस में ये आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा बनता है, दोनों सिचुएशन में। तो ये चीजें प्रिसाइजली आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि क्या मतलब है इसका, और ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। द अर्लियर टू फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions which we have just discussed, that is accrual and consistency, are a matter of fact. These can be verified apparently from the books of account. आप बुक्स ऑफ अकाउंट देखिए, आपको पता चल जाएगा एक्रूवल कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, आप बुक्स ऑफ अकाउंट देखिए और ट्रांजैक्शन करने का तरीका देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कंसिस्टेंसी फॉलो की है या नहीं की है। सो दीज टू आर ए मैटर ऑफ फैक्ट। हाउएवर दिस कंसेप्ट एज्यूम्स वेरी मच इंपॉर्टेंस बिकॉज दिस इज ए मैटर ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन है ये, एक आदमी का मूल्यांकन कुछ और हो सकता है, दूसरे का मूल्यांकन कुछ और हो सकता है। वाई दिस मूल्यांकन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इंटेंशन। यहां फैक्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहां वर्ड यूज हुआ है इंटेंशन। नीदर द नीड नॉर द इंटेंशन। सो इंटेंशन किसी के दिमाग में होता है, ये दिमाग वाली अवस्था का पता लगाना होता है, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट तो हमेशा कहेगा कि साहब हम गोइंग कंसर्न है। देखिए 3-4 एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट कभी ये मानने को तैयार नहीं होता कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है। आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल देता हूं। किंगफिशर कहां से बर्बाद होनी शुरू हुई? मैं जब उस बिल्डिंग में पढ़ाता था ललिता पार्क वाले में, तो उस दिन क्या हुआ, इंटरमीडिएट की एक ऑडिट क्लास मुझे ओपन करनी थी। और क्या होता है, किसी भी क्लास का पहला दिन, आज 20 साल पढ़ा लेने के बाद भी आदत है, किसी भी क्लास के पहले दिन पे ऐसा लगता है, मुझे, मैं पर्सनली फील करता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहली क्लास में जा रहा हूं। मतलब उस दिन मैं एकदम घर में ही बोल के रखता हूं कि क्लास में जाने के 1 घंटे पहले मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे भी मेरा रूल है कि जब मैं अपने कमरे में रहता हूं जनरली मुझे डिस्टर्ब लोग नहीं करते हैं, लेकिन 1 घंटे पहले कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना। मैं उस सब्जेक्ट में उतरता हूं उस पहले दिन, और क्या क्या स्टूडेंट्स को बोलना है उस दिन, ये मैं सोच के आता हूं। तो बाय द वे मैं ईटी पलट रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि किंगफिशर के ऑडिटर ने लिखा है कि इनका गोइंग कंसर्न खतरे में है, और 4 कॉलम की न्यूज थी कि किंगफिशर का गोइंग कंसर्न खतरे में है, उसने लिख दिया था। और मैनेजमेंट का भी वर्जन उसमें छपा था कि मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं है। अब विजय माल्या कहां मानने को तैयार है कि हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में है? वो तो बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन उस खबर के छपने के बाद शेयर मार्केट में इनके शेयर डाउन होने शुरू हो गए,
और बैंकर्स तो एकदम एक्शन में आ गए कि भाई ऑडिटर ने लिख दिया गोइंग कंसर्न खतरे में है, अब चलो अपना पैसा वसूलो, नहीं तो ये तो लेके भागेगा। और देखिए अल्टीमेटली 5-6 साल के भीतर माल्या साहब भाग ही गए। हालांकि अब उनको लाने की पूरी कोशिश हो रही कि किसी तरह आ जाए वो यहां पे, लेकिन उस एक रिपोर्ट ने इनकी हालत खराब कर दी। अभी जो हाल में केस चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी का, कल की खबर है कि IL&FS अपनी कार बेच रही है। कई गाड़ियां उनके मैनेजमेंट ने ले रखी हैं, वो कार बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं कि किसी तरह अपना लोन चुका सकें। अभी भी मानने को तैयार नहीं कि हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में है। मैनेजमेंट क्यों नहीं मानता कि उसका गोइंग कंसर्न खतरे में है? क्योंकि अगर मैनेजमेंट खुद ही ये मान ले तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ती है। सिंपल सा कारण है। जब तक स्पष्ट रूप से नहीं होता कि हाँ लिक्विडेशन का प्रपोजल पास हो गया या सरकार ने धंधा बंद करने का ऑर्डर दे दिया, तब तक कोई भी मैनेजमेंट ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसका गोइंग कंसर्न खतरे में है। एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बैलेंस शीट P&L पे लॉस दिखाया जाना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये गोइंग कंसर्न के खतरे में होने की निशानी नहीं है। कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके P&L पे लॉस कई वर्षों से दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कहती हैं हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में नहीं है। तो इसलिए समझिएगा कि गोइंग कंसर्न की रियल मीनिंग क्या है। What they say, it is assumed, okay, assumption by whom? By user, that entity does not have any intention to liquidate or make material curtailment in its operation. और अगर ऑडिटर को यह लगता है कि कहीं आपकी नीयत में है कि आप लिक्विडेशन में जा सकते हैं, या कहीं उसको लगता है कि आप अपनी मौजूदा एक्टिविटीज में बड़ी कटौती कर सकते हैं, तब वो कह सकता है कि आपका गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज वर्ड क्या यूज किया है, एप्रोप्रिएट और नॉट। और अगर ऑडिटर को लगता है कि आपका गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो ओपिनियन क्या देता है, गोइंग कंसर्न इज इन जेपार्डी। डेंजर नहीं दिखता, संदेह के घेरे में है। ये पार्टी का मतलब सस्पिशियस है, पता नहीं है गोइंग कंसर्न या नहीं है। बिल्कुल आराम से समझते चलना इसको कि क्या एजम्पशन बेसिक क्या दे रहा है कि देखो अगर कुछ निगेटिव नहीं लिखा है तो हम ये मान लेंगे कि तुम्हारा न तो कोई इंटेंशन है और न कोई जरूरत है मटेरियल कर्टेलमेंट करने की। तो पहली बात तो ये कि जो आप बार बार अपने दिमाग में रखते हैं फॉर एवर, या कुछ लोग कभी शायद कहते हैं इनडेफिनिट पीरियड भी यूज करते हैं कभी कभी, एंटिटी विल गो ऑन टिल इनडेफिनिट पीरियड। पहले तो जरा ये समझ लेना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फोरसीएबल फ्यूचर। जो आप अपने दिमाग में ये भर के लाते हैं ना, पहले तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। देखिए मैं जानबूझ के अलग अलग लिख रहा हूं। एक वर्ड होता है फोरसीन, किसी आने वाली घटना को पहले ही देख लेना, वहीं से निकला फोरसीएबल, मतलब ये भविष्य में देखने की क्षमता है। ये कौन देख रहा है भविष्य में? मैनेजमेंट भी देख रहा है और ऑडिटर भी देख रहा है। मान लीजिए किसी मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ नहीं लिखा अपनी बैलेंस शीट पे, अपने P&L पे, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट की नजर में एंटिटी गोइंग कंसर्न है, वो चलती रहेगी। अब ऑडिटर को टेस्ट करना है कि ये जो एजम्पशन है जो मैनेजमेंट ले करके चल रहा है ये सही है या गलत है, ऑडिटर को ये चेक करना है। तो फोरसीएबल फ्यूचर का क्या मतलब है? आप कहते हैं इंडेफिनिट पीरियड, ऑलवेज, दिस एंड दैट।
अच्छा, एक बैलेंस शीट 31/3/18 को बनी, ठीक है, लायबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं। ऑडिटर केम ऑन 31 May 2018, ठीक है। ऑडिट टिल 31 August 2018, 2-3 महीने लगा के उसने ऑडिट कर दी, रिपोर्ट सबमिट कर दी। सितंबर को, 30 सितंबर को लास्ट डेट होती इन लोगों की एजीएम वगैरह की, तो 15 दिन पहले उसने सबमिट कर दिया, ले जाओ भाई। अब मुझे बताइए कि जो ऑडिटर इस दिन अपनी रिपोर्ट साइन करके दे रहा है, उसके लिए फोरसीएबल फ्यूचर का क्या मतलब है? अगर उसने गोइंग कंसर्न के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, तो क्या आप ये एज्यूम करेंगे कि ये एंटिटी भविष्य में हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है? जब आप इंडेफिनिट कहते हैं, जब आप फॉर एवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका तो मतलब यही है, सर्वदा, हमेशा चलने लायक, यही मतलब है इसका। तो क्या हम ये मान लें? इसका मतलब ऑडिटर ने अगले 20 साल का फ्यूचर देख लिया, 50 साल का फ्यूचर देख लिया। अगर अपन फॉर एवर मान के चलते हैं तो यही मतलब हुआ। आदमी की अपनी जिंदगी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मान लीजिए कि हमेशा चलेगी। फिर 31/3/19 भी आएगा, इस तारीख को भी एक बैलेंस शीट बनेगी, यहां भी कोई सीए आएगा, ठीक है। इसका ऑडिटर 30 अप्रैल को आ गया और इसने ऑडिट की 20 सितंबर तक। अब ये अपनी रिपोर्ट देने जा रहा है, 21 सितंबर को जल्दी से साइन करके रिपोर्ट देने जा रहा है। जब इससे कहा गया कि सर गोइंग कंसर्न के एजम्पशन के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा पिछले पंडित जी आपको आयुष्मान भव का आशीर्वाद देके चले गए थे, अब मैं क्या बोलूं। अगला ऑडिटर क्या गोइंग कंसर्न के बारे में कोई असेसमेंट नहीं करेगा? तो जब आप पहले ही पूरी जिंदगी भर का आशीर्वाद देके चले गए तो उसके लिए बचा क्या? तो इसका मतलब अगर उसने नेक्स्ट ईयर बोला तो फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब क्या है? भाई साहब, यहां से लेकर के यहां तक की मैं बात कर पा रहा हूं कि यहां तक तो गोइंग कंसर्न रहेगा ही रहेगा। सुनिए, एक मिनट, अभी बहुत लंबा डिस्कशन है, ये बहुत कंसेप्चुअल है, लोग 4 लाइन रटा के निकल जाते हैं, इतना आसान नहीं है ये। ये ऑडिटर आया था, इसका मतलब इसके पहले भी कोई ऑडिटर रहा होगा, उसने भी गोइंग कंसर्न के बारे में दिया होगा, तो इसको गोइंग कंसर्न के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी अगर वो ये एज्यूम कर ले कि पिछले वाले ने जिंदगी भर का आशीर्वाद दे दिया। तो पहले तो ये समझना फोरसीएबल फ्यूचर का क्या मतलब है। सुनिएगा, आप जानते हैं ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ था। तो मुझे बताइए, अगर आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो whatever transaction would be belonging to this entity must have been accounted for on the basis of accrual system of accounting. Their impact must have been reflected in the accounts or not. अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं कि 31 तारीख तक जो लाइबिलिटी और एसेट्स की पोजीशन थी, इसी को आप कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कि हमारे यहां 31 को यह हालत है। आपका असेट डिस्ट्रॉयड हो गया 30 मार्च 2018 को। असेट क्या हुआ? डिस्ट्रॉयड हो गया 30 मार्च 2018 को, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब अब इस असेट की जगह पे क्या आप वो करोड़ों रुपए लिख पाएंगे या आपको जीरो लिखना पड़ेगा? कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया तो जीरो लिखना पड़ेगा, मतलब आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आपने जीरो लिख दिया।
मेरे कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट 31 तारीख तक होने वाली घटनाओं को रिकॉग्नाइज अपने आप करेगा, वहां तक कोई असेसमेंट नहीं है। वो फैक्चुअल ट्रांजैक्शन है, वहां तक कोई असेसमेंट नाम की चीज नहीं है। फैक्ट और असेसमेंट में डिफरेंस है। असेसमेंट आप परसेप्शन के आधार पर करते हैं, फैक्ट जो आपके सामने हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। 30 को असेट जल गया था, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कंप्लीटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि साहब वो इंश्योर था तो हम इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। असेसमेंट इसके बाद शुरू होता है। मैनेजमेंट को असेसमेंट यही करना पड़ेगा कि भाई असेट तो जल गया, बह गया, अब हम आगे क्या करेंगे। सुनिए ये एजम्पशन क्या कहता है। क्या हम आगे लिक्विडेट करें? अगर उसने ये फैसला कर लिया तो लिखेगा, खुद लिखेगा, क्योंकि घटना 31 के पहले हो चुकी है। खुद लिखेगा कि भाई साहब अब हम चल नहीं पाएंगे आगे। वो सोचेगा अच्छा चलो असेट जल गया है, बह गया है, ऐसा करते हैं अब अपनी दुकान में ना ट्रेडिंग का काम शुरू कर देते, सब्जी बेचना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो गोइंग कंसर्न रह जाएगा? नहीं भाई साहब, जो धंधा आप कर रहे थे आपने उस धंधे में बहुत बड़ी कटौती कर दी, तब भी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा। कंसर्न है बट गोइंग नहीं रहेगी। इट विल गो ऑन फोर्सिएबल फ्यूचर। अब फोर्सिएबल फ्यूचर का अंदाजा लगाने के लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि देखो सर, हमारा तो सब जल भर के बर्बाद हो गया, अब तो हम अगले साल भी शायद चल नहीं पाएंगे, महीने 2 महीने ही चल पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट खुद लिखेगा वी आर नो लॉन्गर ए गोइंग कंसर्न, खुद लिखना पड़ेगा। इसी डेट को पलट दो कि यह घटना 30 को ना होकर के 1/4/2018 को हुई है। 31 तक कुछ नहीं था। There was no conditions existing on the date of the balance sheet as prescribed by Accounting Standard 4, which could have suggested that assets are going to be destroyed on the 1st of April. तो एक को बर्बाद हुआ। अब आप बताइए 31 वाले में असेट की ये पोजीशन लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? लिखी जाएगी, लिखी जाएगी, बिल्कुल लिखी जाएगी। मैंने पहले ही क्वालिफाई कर दिया है और उन्हीं लोगों के लिए क्वालिफाई किया जो फर्स्ट ग्रुप करके आ रहे हैं कि there was no condition whatsoever existing on the last date of the balance sheet which could have suggested to the management that their assets are going to be destroyed completely, decimated completely on 1st of April. ठीक है, एक को डिस्ट्रॉयड हुआ पूरा, तो 31 को तो 100% असेट रिकॉर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए मैनेजमेंट आगे के बारे में क्या बोलेगा? मैनेजमेंट आगे के बारे में कुछ बोलेगा या चुप रहेगा? चुप रहेगा या बोलेगा? बोलेगा, चुप रहेगा। देखिए 2 ओपिनियन आने ही थे इस पे, बोलेगा और चुप रहेगा। अच्छा, अब 2 नहीं, ठीक है, ठीक है, 2 ओपिनियन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, यही तो मजा आता है। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं मैनेजमेंट बोलेगा? अच्छा, बोलेगा के रीजन वाले हैं कुछ लोग पीछे से। चल भाई तू ही बता दे मैनेजमेंट बोलेगा। वहां से कभी कभी हाथ उठता है, हाथ ही उठाया था ना, हाथ ही उठाया था ना। हाँ। नहीं मतलब किसी को हाथ होते हैं। हाँ बोल। सुनेबल स्टाइल में बोलना, बोल ही नहीं पा रहा भाई, बैठ जा। और किसी को है गले में दम है? हाँ जी बोलिए। अब इधर से कौन बोलेगा? हाँ जी। वो तो कह रहा है भाई साहब हम तो 31 तक का रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के बाद ही हुआ। तो इससे मैंने तो पहले ही कहा है कि 31 को उनको पता ही नहीं था कि कल तूफान आने वाला है। उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। AS4 कहता है तो अच्छा, एक मिनट। तो मतलब ये लोग हैं कि बताना पड़ेगा? हाँ भाई बोल, बताना पड़ेगा है?
मतलब बताना ही पड़ेगा ना, AS4 कहता है बताना पड़ेगा। ओह, बैलेंस शीट अप्रूवल होने से पहले, हाँ हुआ है, पहले ही हुआ है, AS4 में बताना पड़ेगा। अच्छा, कितने कह रहे हैं नहीं चुप रहो यार, क्या दिक्कत है, हो गया हो गया। कोई है जो चुप रहने वाला है? नहीं, हम मैनेजमेंट वाले हैं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके, अब ये याद रखिएगा, कितने लोगों ने कहा है बताना पड़ेगा, याद रखिएगा ना। अब काउंटर क्वेश्चन एक ये है कि साहब बताना पड़ेगा और एसेट जो पहले 100 का था उसको 0 पे लाना पड़ेगा। दो चीजें समझ रहे हैं, दो चीजों को, दो चीजें समझ रहे हैं। अबे तेरी पैदल चल रही है क्या? दो चीजें, पहली चीज क्या है, डिस्क्लोजर, ठीक है भाई साहब हमारा सब जल गया। और दूसरी चीज क्या है, मॉडिफिकेशन। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 1 अप्रैल को हुआ है तो हमें सिर्फ डिस्क्लोजर करना है या बैलेंस शीट को मॉडिफाई करके दोबारा लिखना है? बैलेंस शीट मॉडिफाई नहीं होगी, है मॉडिफाई नहीं होगी। कोई है जो कह रहा है मॉडिफाई भी होगी? अच्छा, सारे यही एग्रीड है कि सिर्फ डिस्क्लोजर कर दो, सिर्फ डिस्क्लोज कर दो। ओके, मॉडिफाई होने की कोई कंडीशन है क्या? 31 से पहले होता तब तो कर ही दिया भाई। नहीं, बात गोइंग कंसर्न तो एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न तो अभी असेसमेंट आ रहा है। मेरा प्रश्न इस पे टिका हुआ है कि आपका ये 1 अप्रैल को हो गया बैलेंस शीट अप्रूव करने के पहले, तो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं एज पर AS4 एग्रीड। क्या आप ईमानदारी से डिस्क्लोजर कर रहे हैं? भाई साहब देखिए, मशीन तो सब खत्म हो गई। मेरा कहना है कि यहां जो 100 का सेट लिखा हुआ था उसको आपको मॉडिफाई करके चेंज करनी पड़ेगी अमाउंट, या नहीं? नहीं, नहीं करनी पड़ेगी, जो थी वही रहेगी, जो थी वही रहेगी, सिर्फ डिस्क्लोजर, नो मॉडिफिकेशन इन अमाउंट। अब सवाल यह है कि कोई ऐसी कंडीशन है कि जब हुआ तो बाद में है, हुआ तो बाद में है, लेकिन हमें मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। अभी दिखाना पड़ेगा, मतलब वो आगे जाएगा ही नहीं, है कि नहीं? इसका मतलब AS4 के बारे में आपको कुछ ऊपर ऊपर पता है, गहराई में नहीं पता है। यही बात है, यही बात है। अगर आपका काम 1/4 को हुआ है, लेकिन ये हो सकता है काम ये वाला, इसकी संभावना पहले से कहीं दिखाई दे रही थी, तो आप मॉडिफाई भी करेंगे, तो आप मॉडिफाई भी करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है, तो आप मॉडिफाई भी करेंगे। जिसको AS4 कैसे कहता है, कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये बात पहले समझ में आई कि नहीं? देखो, आपको लग रहा होगा कि 31 को हमें सपना कैसे आ जाएगा कि सारा एसेट बर्बाद हो गया। आप एसेट को सिर्फ मशीनरी मत समझिए। आज आंध्र प्रदेश में, कल रात में आंध्र प्रदेश में बड़ी जबरदस्त बारिश हुई है, आज खबर आई है, और वहां एक बड़ा रोमांटिक सा तूफान आने वाला है। उस समुद्र में तूफान आते बड़े रोमांटिक नाम लिख दिए जाते हैं। अब मान लीजिए यही बैलेंस शीट की लास्ट डेट है, आज आपको पता है कि भाई सैटेलाइट ने बोल दिया कि तूफान आने वाला है, आज का दिन गुजर गया और तूफान अगले दिन आ गया। तूफान आया 1/4 को है, लेकिन सूचना आपको मिल गई थी, तो आपको एसेट मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल लोग देते हैं, कोई आपका सन्डी डेटर है, उसके खिलाफ लिक्विडेशन का केस चल रहा है, इसकी जानकारी आपको 31 को ही है, 1/4 को फैसला आ गया कि वो लिक्विडेटेड। अब आपको ये डेटर 0 वैल्यू पे करना पड़ेगा, या इसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। इज दैट राइट? अब आते हैं फोर्सिएबल फ्यूचर वाली बात पे फिर से, कि जो घटनाएं, देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि दोज इवेंट्स विच हैव हैड हैपेंड्स,
those events which have had happened, ग्रामर का यूज समझ रहे हैं, have had happened on or before last date of accounting period. Must be recognized in books by management and, अब देखिएगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू असेस its impact on going concern. जो हो गया उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, और फिर क्वालिफाई करता हूं गोइंग कंसर्न इन फोरसीएबल फ्यूचर. तो 31 तक जो हुआ वो तो मैनेजमेंट के हाथ में है. लेकिन जब अंग्रेजी में हाउएवर लगता है तो दिशा बदल जाती है. हाउएवर, even if the management is silent, the auditor will again assess the impacts on foreseeable future. इसका एग्जाम्पल लीजिए जो आपके एग्जाम में आया. मैंने जो पैराग्राफ लिखा उसकी मीनिंग समझ में आई कि अगर साल के दौरान कुछ हुआ है तो मैनेजमेंट खुद ईमानदारी से बोल दे कि इसका गोइंग कंसर्न पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या तो खुद बोल दे कि अब नहीं चल पाएंगे तो गोइंग कंसर्न पे हमारे प्रभाव पड़ गया. और अगर वो चुप है तो इसका मतलब मैनेजमेंट की नजर में गोइंग कंसर्न अनअफेक्टेड है. लेकिन ऑडिटर चुप नहीं रहेगा, ऑडिटर रीअसेस करेगा. देखिए कैसे. एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं. कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी. एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, असेंबली लाइन डिस्ट्रॉयड. ठीक है, असेंबली लाइन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई जिसपे कार बनती हुई आती है. ठीक है, मैनेजमेंट टुक ऑन रेंट an old company assembly line, an old company assembly line. Renovation is currently on. अब आप बताइए गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज एप्रोप्रिएट और नॉट. सवाल यही था कि क्या इस कंपनी का गोइंग कंसर्न ठीक है. मैनेजमेंट चुप है, मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बोला कि हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ गया. सवाल समझ में आया. एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसकी असेंबली लाइन जिस पे कार बनती हुई आती है, जहां अलग अलग पार्ट पुर्जे फिट किए जाते, वो डिस्ट्रॉय हो गई. उस पे कार अब बन नहीं सकती थी. तो मैनेजमेंट ने सोचा अब क्या किया जाए, ये तो दोबारा बनवानी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा. तो वहां से कुछ दूरी पे एक पुरानी कार कंपनी बंद पड़ी थी, उसकी असेंबली लाइन थी. उन्होंने कहा यार हम ले लेते हैं किराए पे, जो किराया होगा ले लेना. और जब उन्होंने वहां जाके देखा तो पता चला उसको तो काफी रेनोवेट कराना पड़ेगा. रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं बट रेनोवेशन कराना पड़ेगा. तो रेनोवेशन में काफी पैसे खर्च हो रहे थे, किराए में काफी पैसे जा रहे थे. अभी कार का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था. गोइंग कंसर्न को लेकर के मैनेजमेंट चुप था. ऑडिटर कुछ बोलेगा?
ऑडिटर कुछ बोलेगा? पढ़िएगा फिर से। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इट इज एज्यूम्ड दैट द एंटिटी नीदर हैज द इंटेंशन टू लिक्विडेट इटसेल्फ, nor there is any need to liquidate itself, not to make any material curtailment in its operation. So ये तो पक्का है कि वो liquidate नहीं होना चाहते। Now concentrate on the second part, material curtailment in its operation. जो धंधा कर रहे हैं उसमें बड़ी कटौती करने वाले हैं। अगर ऐसा है, इसकी जरूरत है या इसकी इंटेंशन है, तो आप गोइंग कंसर्न को खतरे में समझ लीजिए। अब आप एज एन ऑडिटर बताइए, आपकी एग्जाम लेवल का ये सवाल है कि क्या इसका गोइंग कंसर्न खतरे में है या नहीं है? यस और नो? हाँ जी, यस और नो? नो? एनीबडी यस कि हाँ गोइंग कंसर्न? मैं तो लिख दूंगा साहब कि गोइंग कंसर्न आपका खतरे में है। कंपनी क्या? हाँ वो तो कर ही रहे हैं, वो तो क्वेश्चन लेकर कह ही रहा है कि हाँ जी अभी कर रहे हैं, करंटली रेनोवेशन चल रहा है, किराया दे रहे हैं तभी तो रेनोवेशन कर रहे हैं। तो इसका गोइंग कंसर्न खतरे में नहीं है? है? नोबडी यस? अच्छा, आंसर एनीथिंग एल्स? एनी सस्पिशन? नो। गोइंग कंसर्न नॉट इन डेंजर। अब देखिए, अब काउंटर क्वेश्चन आप तो नहीं पूछ पाए, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं काउंटर क्वेश्चन। आप में से शायद किसी के दिमाग में सवाल आया होगा जो आप नहीं पूछ पाए। सर कार का प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, अभी तो असेंबली लाइन ही बना रहे, इस साल तो कोई कार का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो कम से कम इस साल के लिए तो गोइंग कंसर्न खतरे में कह दो। इस साल तो लॉस में ही जाएंगे, पक्का लॉस में जा रहे हैं, एक तो किराए में जा रहे हैं। ये सवाल शायद दिमाग में आ सकते हैं, बट देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, गोइंग कंसर्न प्रॉफिट और लॉस के ऊपर की चीज है, उसका प्रॉफिट लॉस से कोई ऐसा मतलब नहीं है। गोइंग कंसर्न से मतलब यह है कि ये जो एंटिटी है ये आगे जा सकती है या नहीं जा सकती, आगे जाके प्रॉफिट कमाएगी लॉस कमाएगी, इससे मतलब ऑडिटर को नहीं है, वो तो सेपरेट मैटर है कि प्रॉफिट लॉस सही है या गलत है। प्रॉफिट होना लॉस होना गोइंग कंसर्न ना होने की निशानी नहीं है। उसको यह देखना है कि क्या ये मटेरियल कर्टेलमेंट अपने ऑपरेशन में करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं। शायद आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर पिछले साल तक तो कार बना रहे थे, अब तो कार बना नहीं रहे, पुरानी कंपनी है, पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप किसी के गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको हवाबाजी नहीं करनी है, ये बड़ा सीरियस मामला है। आप प्रैक्टिस में भी नोट करके रखिएगा, जहां ये आपने गोइंग कंसर्न के असेसमेंट पे नेगेटिव ओपिनियन देने की कोशिश की, पूरा मैनेजमेंट एक साथ आके आपसे भिड़ता है कि सर क्या कर रहे हो, कंपनी भी जा रही है, हमारी बीवी बच्चे भी भूखे मरेंगे, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्या शक है आपको कि हम गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे। ये बड़ा मेजर एजम्पशन है इसका असेसमेंट। ये ऐसा नहीं कि आपका प्रॉफिट गलत है और आपका प्रॉफिट सही है, ये आपके भविष्य पे सवालिया निशान लगाता है। इसलिए यहां जो तर्क हैं मैनेजमेंट के, ऑडिटर ने पूछा तो मैनेजमेंट ने कहा साहब देखो हमारा तो जल गया, ठीक है, अब जल गया तो हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, लेकिन क्या हमारी ऐसी नीयत है कि हम प्रोडक्शन ना करें, लिक्विडेट तो हम हो नहीं रहे, ये तो पक्का है। आप हमारे रिजर्व सरप्लस की पोजीशन देखिए, हम लोग वहां पे किराए पे ले बैठे, हमने एक्शन लिया, हम वहां किराए पे ले बैठे, हम उसको रेनोवेट करा रहे, रेनोवेट कराने के बाद हम अपना कार बनाने का धंधा फिर शुरू कर देंगे। हाँ ये बात सही है कि हमें झटका तो लगा है, एक तो हम वहां रेनोवेशन पैसे खर्च कर रहे हैं, वहां किराया दे रहे हैं, अपना वाला हम रिपेयर करेंगे करेंगे, यहां खर्चा करेंगे, यहां इंश्योरेंस क्लेम लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ना तो हम लिक्विडेट होने जा रहे हैं और जो हमारा मुख्य धंधा हम उसको छोड़ने भी नहीं जा रहे। तो मटेरियल कर्टेलमेंट का मतलब क्या है, मुख्य धंधे पे आप कहीं कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं या कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपके रेवेन्यू को मोर देन 2/3 हिट करने वाला है, उसको हम कहते हैं मटेरियल कर्टेलमेंट। एक दूसरा एग्जांपल दीजिएगा। चेंज
कटौती, कर्टेलमेंट का मतलब है कटौती। मारुति सुजुकी एक कंपनी है इंडिया में, कार बनाती है ये। इंडिया की कार मार्केट में रिवॉल्यूशन ये लेके आए। ऐसा मुहावरा बन गया कि व्यक्ति की जिंदगी की पहली कार होती है तो मारुति 800 ही होती है, पहली कार तो 800 ही होती है। ऐसा मुहावरा बन गया, हालांकि आज पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। हाँ, तो पहली तो यही होती है। इसके पहले वो एम्बेसडर और फिएट आती थी, तो एम्बेसडर बंद हो गई, फिएट भी बंद हो गई। इन्होंने एक डिसीजन लिया था, आपको याद होगा, कि हम दोनों मॉडल को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। लिया था डिसीजन और किया भी, है। क्या ऑडिटर ने मारुति सुजुकी के गोइंग कंसर्न को यह बोला कि यू आर डूइंग मटेरियल कर्टेलमेंट इन योर ऑपरेशन? दीज टू वेर मोस्ट पॉपुलर models of this car company. Management announced their discontinuance. नहीं, सेम बजट में तो नहीं किए थे, उससे ज्यादा में किए थे, सेम बजट में तो नहीं किए थे। मुझे याद है कि मारुति 800 की जो पहली गाड़ी निकली थी, मतलब जो पहला लॉट निकला था, वो 56,000 का निकला था। 56,000 का निकला था। बचपन की याद आपसे शेयर कर रहा हूं। उस टाइम उसको देख करके ऐसा एहसास होता था जैसे कि दुनिया हमारी जेब में है, उसके शीशे के पीछे। और स्टाइलिश लगती थी, और जहां से भी गुजरिए लोग देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम भी कोई सेलिब्रिटी हैं। तो 56,000 में कार थी वो। तो जो नए मॉडल आए वो तो इससे महंगे आए। उन्होंने आल्टो 800 निकाला, ओमनी की जगह इको निकाला वो। लेकिन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मॉडल है उसको डिसकंटिन्यू करके क्या इन्होंने मटेरियल कर्टेलमेंट किया? मैनेजमेंट ने फिर काउंटर आर्ग्यू किया कि देखिए साहब, 800 ओमनी की जगह अब हम अल्टरनेटिव मॉडल लेकर के आ गए हैं, प्लस हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी तो हैं। 4 मॉडल हम और भी बेच रहे हैं साहब मार्केट में, और वो मार्केट पकड़ चुके हैं। स्विफ्ट बेच रहे हैं, डिजायर बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, दुनिया भर का बताया उनको। उन्होंने कहा ठीक है कि हम अपने मोस्ट पॉपुलर मॉडल को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा मटेरियल कर्टेलमेंट नहीं है, कतई नहीं है। सुनिए फिर एक और लाइव एग्जांपल लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, many models discontinued. Taj Group of Hotel, ताज मानसिंह ऑन सेल, जो यहां दिल्ली में ताज मानसिंह है। ताज ग्रुप कह रहा है कि कोई अगर खरीद ले तो हम तैयार हैं। एनडीएमसी उसकी ऑक्शनिंग करने जा रहा है। तो क्या ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के ऊपर गोइंग कंसर्न के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा? दिल्ली की मेजर प्रॉपर्टी है जो उनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। महिंद्रा ने कई मॉडल बनाए, कईयों को डिसकंटिन्यू किया, तो क्या आप कह देंगे कि नहीं अब उनके गोइंग कंसर्न पे सवालिया निशान लग रहा है क्योंकि वो मटेरियल कर्टेलमेंट करने जा रहे हैं? तो अब फोरसिएबल फ्यूचर के बाद ये समझिएगा मटेरियल कर्टेलमेंट का क्या मतलब होता है। It means discontinuance of an operation by the entity which provides it 2/3 of revenue
विदाउट एनी अल्टरनेटिव। आप अल्टरनेटिव चीज का जुगाड़ कर लो तो मटेरियल कर्टेलमेंट नहीं है। आपने अल्टरनेटिव चीज का जुगाड़ नहीं किया तो मटेरियल कर्टेलमेंट पक्का होके रहेगा। फिर ऑडिटर आपके गोइंग कंसर्न पे सवालिया निशान लगा देगा कि शायद अगले साल आप गोइंग कंसर्न नहीं रह पाएंगे। फिर इस बात से मतलब नहीं है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा है या कम है, फिर इस बात से कहीं कोई मतलब नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और दे ही डालते हैं आपको। जेट एयरवेज ऑन ऑक्शन है, आपको पता है टाटा ग्रुप इसमें इंटरेस्ट शो कर चुका है। अब क्या हम जेट एयरवेज का गोइंग कंसर्न खतरे में बता दें? नहीं, टाटा ग्रुप तो एक्वायर करने के बिल्कुल तैयार खड़ा है, वो तो गवर्नमेंट से कह चुका है। प्राइस बताओ आ रहे, नरेश गोयल से भी कह चुका है, प्राइस बताओ आ रहे। क्या जेट एयरवेज का गोइंग कंसर्न खतरे में है? यस और नो? हाँ नहीं, कोई है जो बोलेगा यस? हाँ देख ये बोल रहा है हाँ भाई, तू क्यों ऐसा कर रहा है यार, उड़ रहा उड़ने दे। अपनी साइड से तो गया ही ना भाई। अगर इस कंपनी का नाम जेट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड है तो भाई साहब ये तो खत्म ही हो रही है ना। आप इसी कंपनी का तो ऑडिट कर रहे हैं। वो टाटा एक्वायर करेगा ठीक है, लेकिन ये कंपनी तो जा रही ना। आप तो इसकी बैलेंस शीट पे बोल रहे हैं ना, आप तो इसके शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं ना कि भाई देखो गोइंग कंसर्न इसका खतरे में। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक मिनट, क्योंकि ये अपना जो आइडेंटिटी है उसको चेंज करने जा रही है। इसका गोइंग कंसर्न खतरे में। बैठ जा, इसका गोइंग। अबे तुझे नहीं सोच रहा, तू खड़ा हो जा। कहां रहता है? उत्तम नगर रहता है। गली में रहता है, मोहल्ले में रहता है? गली में रहता है, मोहल्ले में रहता है? क्या बताऊं, गली में रहता है, मोहल्ले में रहता है, एच नहीं पता है? अच्छा, गली और मोहल्ले में फर्क नहीं पता? अब डिफरेंस बताता हूं बेटा, सुन। सुन, नहीं सुन ले, अबे सुन ले ना। गली के 4 लौंडे भी होंगे जिनसे तुम्हारी यारी दोस्ती होगी, शाम वाम को निकलते होगे कहीं जूस वूस पीने के लिए, कहीं पार्क में टहलने टहलने के लिए निकलते होगे ना, कि बस यहां से जाके सीधा घर में बंद हो जाता है। निकलता ही है, हाँ चल तो सामाजिक प्राणी है तो निकलता है। अब जब आप निकलोगे तो आपको गली में दूसरे लोग भी दिखाई देंगे, तो आप उनको भी देखोगे, उनके बारे में पूछने की कोशिश करोगे कि भाई ये कहाँ रहती है और वो कहाँ रहता है, पूछोगे ना। ह्यूमन टेंडेंसी है भाई। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपकी जवानी बर्बाद है। छोड़ दो जीना। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब देख, तो देखिए मैं किसी भी कंसेप्ट को जिंदगी के आधार पर समझने का प्रयास करता हूं। जो कंसेप्ट हमारी जिंदगी पे अप्लाई नहीं हो पाता उस कंसेप्ट की जरूरत ही क्या है? साइंस देखिए, साइंस पूरा आपके जीवन पे अप्लाई होता है। कभी मत समझिएगा साइंस के सिद्धांत बहुत मुश्किल है। साइंस के सिद्धांत अगर आप अपने जीवन से कोरिलेट कर सकते तो पानी की तरह से हैं, प्यारे सिद्धांत हैं। और मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते काज और इफेक्ट में जब तक मुझे रिश्ता समझ में ना आ जाए मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। हाँ तो तू गली में खड़ा है भाई, और अब गली है तो गली है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ठीक है। अब एक गोइंग कंसर्न जा रही है, वो जा रही है और आ रही है, वो जा रही है और आ रही है, रोज जा रही है, रोज आ रही है। तू ही उसको खड़ा होकर देख रहा है तो कह रहा है कि ये मेरी गोइंग कंसर्न है, ये मेरी गोइंग कंसर्न है। अचानक किसी दिन आपके दोस्त ने आके आपको बताया, गुरु एक खबर है। क्या? यार तुझे कार्ड देना है। कार्ड देना है? दे।
दे दूं? हाँ दे दे। वो दिया। अबे ये क्या, ये एक्वायर हो रही है, यही समस्या तो है, यही समस्या तो है, एक्वायर ही हो रही ना। तो अब क्या बोलेगा भाई, मेरे लिए तो मामला खत्म, मेरे लिए तो मामला, ये बोलेगा ना। तो उसकी ऑडिट हो रही है ना, और आप क्या समझ रहे हैं, उसी की ऑडिट हो, तेरे लिए तो मामला खत्म ही है ना, तेरा गोइंग कंसर्न तो खत्म हो गया, तेरा गोइंग कंसर्न तो खत्म हो गया ना, हो गया ना, पक्का खत्म हो गया। जो कल तक गोइंग कंसर्न थी वो 5 साल बाद किसी बाजार में टकरा गई ना, तो अपने बच्चे को बोलेगी बेटा नमस्ते करो, मामा है। बढ़िया 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 बढ़िया। इंग्लैंड का मैथमेटिक्स का एक टीचर है, बहुत नामी टीचर, उनका कहना था इफ यू कांट सिंप्लीफाई इट देन यू डोंट अंडरस्टैंड इट। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो असर है वो यही है कि आप चीजों को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। धीरूभाई अंबानी और शाह वालेस के मनु छाबरिया की। ये मनु छाबरिया डनलप कंपनी के मालिक थे, शाह वालेस कंपनी जो शराब बनाती है उसके मालिक थे, और धीरूभाई अंबानी के बारे में आप जानते ही हैं। ये दोनों मिलकर के L&T नाम की एक कंपनी जिस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लार्सन एंड टूब्रो। तो आपको पता है कंपनियों में खेल शेयर का ही होता है, तो पैसे दोनों के पास थे, दोनों ही सेकेंडरी मार्केट में शेयर पे कंट्रोल करना चाहते थे। सेकेंडरी मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट। तो वहां से ये शेयर खरीदने की कोशिश करते थे। और देखिए गेम क्या होता है, ये खुद नहीं खरीदते हैं बल्कि अपनी कंपनियों से खरीदवाते हैं। तो ये ओपन गेम होता है, सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है। अब मामला टक्कर पे आ गया। तो जब टक्कर पे आ गया तो धीरू भाई एक बार इसके शेयर ज्यादा खरीद गए, तो कंपनी इनकी तरफ जाने लगी। तो इन्होंने सेबी में केस फाइल कर दिया। मतलब होता है ना, मुकदमा फाइल कर दो, स्टे ले लो, मामला कुछ दिन के लिए रुक जाएगा। अब सेबी ने केस फाइल कर दिया, दोनों को नोटिस चली गई, मामला कुछ दिन के लिए रुक गया। तो धीरू भाई ने सोचा यार जो पैसे लगाए इसमें वो भी बर्बाद हो गए, मतलब यहां से कुछ मिल नहीं रहा है, मामला भी स्टे होने पे है। इन्होंने बुला लिया मनु छाबरिया को अपने पास, और ये रिपोर्ट हुई थी घटना फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। क्या कहा, उस टाइम वो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह नहीं होते थे। देखिए आप सोचेंगे बड़ी लीगल बातें हुई होंगी, बड़ा ही ऐसा हुआ होगा, बड़ा वैसा हुआ होगा। जिंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है, बात सुनो आराम से, चाय वाय पियो, और फर्ज करो कि सड़क पे एक लड़की जा रही है। फर्ज करो कि सड़क पे, ये धीरू भाई के शब्द थे, फर्ज करो कि सड़क पे एक लड़की जा रही है, उसको देख के सीटी मैं भी बजाता हूं, सीटी तुम भी बजाते हो, मुझे भी बजाने की फ्रीडम है, तुम्हें भी बजाने की फ्रीडम है। लेकिन एक बात है, अगर कल को उस लड़की से मेरी सगाई हो गई ना, तो बताओ वो तुम्हारी क्या हुई? इन्होंने कहा भाभी। बोले बहुत समझदार आदमी हो यार तुम, L&T जो है ना वो तुम्हारी भाभी हो चुकी है, अब इस पे नजर उठा के मत देखना। मनु छाबरिया को बात समझ में आ गई और सेबी में दायर किया हुआ केस वापस ले लिया। उनका देखो बेटा अब मैं शेयर ले चुका हूं, अब मेरा कंट्रोल है उस पे, अब तुम क्यों टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बेकार सड़क पे लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि अब अगर अब भी तुम इसे अपनी भाभी नहीं मानोगे तो भाई सड़क पे लड़ाई होगी। तो सड़क पे लड़ाई क्यों करवा रहे हो? वापिस जाओ शराफत से। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग सोचते होंगे कि ये जो धंधेबाज हैं ये बड़े उसमें, ना ना ना, हर आदमी जमीन पे होता है। एक घटना और सुनाता हूं आपको, धीरूभाई अंबानी की। ये रिलायंस कंपनी है ना कम्युनिकेशन वाली, तो अभी तो जियो आ गया है, लेकिन पहले रिलायंस कंपनी का एक अपना कम्युनिकेशन का क्या, हाँ जियो ही है ना ये, व्हाटएवर वो भी जो भी होगा, जो भी होगा।
देखिए विजनरी कैसे काम करता है, ये मैं आपको 93 की बात 94 की बात बता रहा हूं, 94 दिसंबर के आसपास की बात बता रहा हूं। तो उस टाइम एयरटेल बाजार में थी, आइडिया भी बाजार में थी, टाटा इंडिकॉम भी बाजार में था, कंपनियां थी और रिलायंस को एंट्री लेनी थी। और उस टाइम पे मुझे याद है कि 16 रुपए 1 मिनट आउटगोइंग कॉल के लगते थे, 8 रुपए पर मिनट इनकमिंग कॉल के लगते थे। ये वो टाइम था कि जब मोबाइल लेकर के चलने वाले आदमी की हैसियत का अंदाजा लोग लगा लेते थे। भाई साहब इनकमिंग भी हो रही है तो 8 रुपए 1 मिनट पे बियर कर रहा है, और अगर आउटगोइंग कर रहा है 16 रुपए बियर कर रहा, बड़ा आदमी होगा। मोबाइल फोन भी इतने बड़े आते थे, बिल्कुल एकदम जैसे वॉकी टाकी की तरह होते हैं, तो उसको लोग लगा के, ये बाहर ही लगा के चलना अपनी शान की बात समझते थे। एनीवे, तो ये गए इनके पास, पिताजी के पास। पिताजी पैरालिसिस के अटैक में पड़े हुए थे बिस्तर पे। पूछा, पिताजी ये धंधा शुरू करना है, क्या करें, मार्केट में तो बड़ा कंपटीशन है, कैसे करें, हमारा धंधा कैसे चलेगा। उनका बेटा देख, तुम्हारे चाचा कहाँ रहते हैं? बोले जी गुजरात में, अहमदाबाद में। बोले अच्छा ये बताओ, अगर मैं चाचा को फोन करके बोलूं केम छो, कैसे हो, और उधर से बोले अच्छा हूं, तो इसके कितने पैसे लगे? बोला 16 रुपए जी। इतने के 16 रुपए लग जाए? बोले यार 16 रुपए लग जाएंगे तो ऐसा है, अगर मैं तुम्हारे चाचा को 25 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखूं, यही लिखे केम छो, और फिर वो 25 पैसे में जवाब दें, तो एक हफ्ते में तो वो ये कम्युनिकेशन हो जाएगा ना? बोले हाँ जी, एक हफ्ते में तो हो जाएगा। बोले कॉस्ट कितनी आएगी? 50 पैसे। 50 पैसे आएगी ना? बस बेटा यही टारगेट बना लो, जिस दिन तुम हिंदुस्तान के आदमी को 50 पैसे में कम्युनिकेट करना सिखा दोगे, उस दिन तुम्हारा धंधा सबसे ऊपर जाएगा। और आप में से आप लोग, पता नहीं उस टाइम याद होगा आप लोगों को नहीं, रिलायंस का एक कैंपेन आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में 40 पैसे में कॉल। आप कभी किसी से पूछिएगा रिलायंस वाले से, 40 पैसे में एसटीडी कॉल। हालांकि उसमें पेच ये था कि इधर भी रिलायंस होगा, उधर भी रिलायंस होगा, 40 पैसे में आएगा। और जो लोग थोड़े पुराने हैं उनको याद होगा, दरियागंज में, चांदनी चौक पे, कनाट प्लेस में लोगों ने लाइन लगा करके रिलायंस का सेट खरीदा था 150 रुपए में। उनमें से मैं भी एक था, उनमें से मैं भी 40 पैसे में एसटीडी लाइन लगा करके, मतलब कंपटीशन आउट। और अभी देखिए जियो में भी तो एक ही, मतलब ये बेसिक फिलॉसफी रही है कि अपन सस्ता बेचेंगे और मार्केट से कंपटीशन को साफ करेंगे। एयरटेल की हालत खराब कर दी, आइडिया की तो ऐसी खराब कर दी कि वोडाफोन में जाके मिल गया है? नहीं ऐसा नहीं है, आइडिया मिला है वोडाफोन में। आइडिया बिरला की कंपनी है। ठीक है, सुनिए, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि बेसिक जो चीजें होती है ना, वो बहुत सिंपल होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं, चाहे वो अकाउंट का हो, कॉस्ट का हो, टैक्स का हो, लॉ का हो, आप कभी ये मत समझिएगा कि बड़ा मुश्किल है और ऐसा है और वैसा है। बहुत सिंपल है। कमाल ये है कि आप उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, और लाइफ को आप बहुत कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा टिपिकल हो जाएगा। लाइफ को सिंपल बनाइए, क्लास खत्म कीजिए, गाड़ी में जाइए, एक सिगरेट निकालिए, फूंक करके क्लास का टेंशन सारा उड़ा दीजिए। अबे भाई नहीं, मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, वरना कहेंगे बताओ ये सारा बच्चों को क्या क्या सिखाता रहता है। वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए। यस, हाँ तो बात, हाँ अब तू बता, इसका वो गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ा कि नहीं पड़ा? इसका तो पक्का पड़ गया ना। अगला वाला जो टाटा का टेक ओवर होगा, ठीक है, वो आगे चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई कंपनी अमलगमेट हो रही है, समझिएगा, अमलगमेशन आपके कोर्स में है, जब वो कंपनी अमलगमेशन में जा रही है तो जाहिर है खुद तो वो लिक्विडेट होगी ना, यहां से तो लिक्विडेट होगी, फिर अगली आइडेंटिटी गेन करेगी। तो ये लिक्विडेशन का इंटेंशन आपको कहां से पता चलेगा? अब इंटेंशन ऑफ लिक्विडेशन पे आते हैं।
intention of liquidation. It is a matter of fact. Can be looked into in minute book of board of director or general meeting. इसको हम कहते हैं कंपनी लॉ में वॉलंटरी लिक्विडेशन। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी खुद लिक्विडेट होना चाहती है, और एक बात फिर ध्यान से सुन लेना, लिक्विडेशन का मतलब बर्बादी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप बर्बाद हो गए तभी लिक्विडेट हो रहे हैं। लिक्विडेशन कभी कभी बहुत सफल कंपनियों का भी होता है जब वो किसी के साथ मर्जर करने जा रही है। जैसे आइडिया का वोडाफोन के साथ हुआ, तो ऐसा थोड़ी कि आइडिया बिल्कुल एकदम बर्बाद थी। उन्होंने कहा ठीक है, हमें एक बड़े कंपटीटर से मुकाबला करना है और हाथ मिला देते। दूसरा क्या है, ऑर्डर्स ऑफ लीगल अथॉरिटीज फॉर क्लोजर ऑफ बिजनेस। मैंने जानबूझ के आरओसी वर्ड अवॉइड कर दिया है। कानून के जो अथॉरिटीज हैं वो आपको कहती है भाई साहब धंधा बंद कीजिए। एग्जाम्पल लीजिएगा, कंपनी लॉ में एक प्रावधान है कि आपका कोई संडी क्रेडिटर है, उसका 1 लाख रुपए का, अब तो 5 लाख हो गया, 5 लाख रुपए का कर्जा है और आप 6 महीने तक उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे हैं, वापसी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पास 2-3 ताकतें हैं। एक तो ये कि वो अदालत में चला जाए, बोले साहब इनको कर्जा वापस करने का ऑर्डर दिया जाए। दूसरा ये कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास चला जाए और बोले साहब 6 महीने हो गए, मेरे पैसे नहीं दे रहे, अब इनको लिक्विडेट करो, इनका घर बेचो, मुझे पैसे दो। और अगर आरओसी प्रभावित है तो लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगा। इसका मतलब कि कंपनी का तो ये मामला है। दूसरा लीगल अथॉरिटी कौन सी है? सील्ड प्रेमाइसेस। दिल्ली में आजकल बहुत फैक्ट्रियां सील हो रही हैं। साहब आप अनऑथराइज्ड जगह पे बना के बैठे हुए हो, आपकी फैक्ट्री सील कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आप उसके ऑडिटर हैं, क्या लिखेंगे कि भाई ये तो अनऑथराइज्ड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, तो खोलेंगे नहीं ताला, इनका तो गोइंग कंसर्न गया। सिंपल सी बात है। मटेरियल कर्टेलमेंट होना ही होना, कब ताला खुलेगा कब नहीं खुलेगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई बीच में इंटरफियर करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। ऑर्डर फॉर क्लोजर ऑफ ऑपरेशन, बाय डिसकंटिन्यूएंस। मिल्क फ्रॉम चाइना, चाइना। 2 एग्जांपल देता हूं आपको। बच्चों के पीने का दूध चीन से आता था, तो लिक्विड नहीं बल्कि पाउडर फॉर्म में आता, जिसको आप स्किम्ड मिल्क कहते हैं, तो चीन से आता था हिंदुस्तान में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट आई कि इनका जो दूध का पाउडर है वो इंटॉक्सिकेटेड है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब कुछ एनजीओ ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि बस कल से चीन से दूध का पाउडर नहीं आएगा। ऐसा ही खिलौनों के मामले में हुआ कि साहब खिलौने तो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं इनके, लेकिन जो ये पेंट वगैरह करते हैं ना, ये बड़ा टॉक्सिकेटेड होता है और इसको इंपोर्ट करवाना ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप इसको पढ़ते हैं एलियन एनिमी की तरह, कि अब आप इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट ऑडिट में क्या है ये? डिसकंटिन्यूएंस मटेरियल कर्टेलमेंट ऑफ योर ऑपरेशन। अब आप मैनेजमेंट से पूछेंगे भैया कल तक चीन से खिलौने मंगा रहे थे, अब कहीं और से मंगाने हैं क्या? नहीं साहब अब तो समझ ही नहीं आ रहा कहां से मंगाए। कल तक चीन से दूध मंगा रहे थे, अब कहीं और से जुगाड़ है? नहीं साहब अब तो समझ ही नहीं आ रहा कहां से दूध मंगाए। तुम्हारा गोइंग कंसर्न करते हैं। इन्होंने बताया साहब चाइना वाले पर रोक लगी ना, अब हम हिंदुस्तान से खिलौने खरीद के बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा गोइंग कंसर्न ठीक है,
तुम्हारा गोइंग कंसर्न ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब आपको यह देखना होता है कि इंटेंशन है या नहीं है मटेरियल कर्टेलमेंट का, लिक्विडेशन का, तो आप फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं। अब आगे चलिएगा, फिर से एक बार, इट इज एज्यूम्ड, सो under certain circumstances this assumption may not hold good. The auditor needs to assert it वेरी केयरफुली। अब एक सवाल और, इसका जवाब भी आप ही देंगे। एक पीएनएल है, बैलेंस शीट है, यहां लॉस की फिगर है, यहां लायबिलिटीज है, यहां असेट है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, वाउचिंग डन, वेरिफिकेशन डन। देखिए कई सिचुएशन रखने जा रहा हूं आपके सामने। सवाल यहां से शुरू होता है, ऑडिटर फाउंड वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन रॉन्ग। ठीक है, वाउचिंग का रिजल्ट गलत है, वेरिफिकेशन का रिजल्ट गलत है, तो ओपिनियन देने क्या जा रहा है? एडवर्स ओपिनियन है। मुझे बताइए, क्या गोइंग कंसर्न इसका एजम्पशन ठीक है या नहीं है? गोइंग कंसर्न पे कुछ बोलेगा? यस और नो? नो या यस? पहले बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं। सवाल ये है कि क्या ऑडिटर के इस वाले ओपिनियन से, जिसको हम कहते हैं ना यही फाइनल ओपिनियन है तुम्हारा, कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है ये है, इज ओपिनियन ऑफ ट्रू एंड फेयर is related with going concern assumption or not? सवाल यह है कि अगर किसी एंटिटी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन खतरे में है तो क्या उसकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर नहीं है? है या नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ठीक है, नो, दे आर नॉट रिलेटेड, बिकॉज क्या हो गया? बिकॉज ट्रू एंड फेयर व्यू, अब है, बिकॉज ट्रू एंड फेयर व्यू depends upon the transactions recorded in books, and going concern assumption is futuristic assumption. So बोथ आर डिफरेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एंटिटी का
बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट आपने देखा गलत पाया तो आप बोलेंगे कि इनकी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका गोइंग कंसर्न भी खतरे में है। हो सकता है वो आगे बहुत बढ़िया काम करने की हालत में हो और अकाउंटिंग एंट्री गलत होने की वजह से उसका प्रॉफिट आप गलत दिखा रहे हैं। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं कि किसी कंपनी ने अपना स्टॉक वैल्यूएशन लीफो मेथड पे किया हुआ है, तो उसका बैलेंस शीट पीएनएल गलत होगा ना, उसका गोइंग कंसर्न थोड़ी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। ऑन टॉप ऑफ इट मैं कहना ये चाहता हूं, द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर ऑन गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज सेपरेट and the opinion of the auditor as far as true and fair view is concerned is separate. So both things are separate completely. किताब निकाल लीजिएगा जरा और यहां आ जाइएगा क्वेश्चन बैंक के ऊपर। आगे आपकी किताब के पीछे क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, पेज नंबर नहीं है, जहां पे ये सारा टेक्स्ट खत्म होता है वहां से ये क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो जाता है, पेज नंबर नहीं है। क्वेश्चन बैंक का ही पेज नंबर 1 है ये। जरा देखें तो सही, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कुछ काम भी आएगा हमारे या नहीं आएगा। देखिए, किसी भी पढ़ाई की सफलता क्या है, एक तो ये कि आप उसको जिंदगी में कैसे यूज करते हैं, सबसे बड़ी सफलता तो यही है, लेकिन एक इमीडिएट सफलता भी होती है कि आप उस पढ़ाई को करके अपना एक इम्तहान पास कर लें। तो जरा देखते हैं कुछ हम लोग इम्तहान के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ये पिछले करीब 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपके सामने हैं जो अनआंसर्ड है, लेकिन इनके आंसर और इनके जैसे कई और बहुत से सवाल आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए, जो मैंने साल वाला आपको दिया हुआ है। साल वाला जो क्वेश्चन बैंक आपके लिए बनाया है, अरे उसको आपको लेना, हमको थोड़ी लेना है भाई। आप नीचे पड़ा हुआ है, ले लीजिए, लीजिए नहीं लीजिए आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। इट्स योर राइट, ओके, इट्स योर राइट। नाउ यू शुड नो हाउ टू असर्ट योर राइट। एनीवे, अरे कैसे नहीं है यार, हाँ, यस यस प्लीज। नाउ यहां मेरा मतलब क्या है, यहां मेरा मतलब ये होता है कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊं। देखिए, बहुत बड़ी सफलता आपकी तब होती है इम्तहान में जब आपको ये पता होता है एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। पहली बात तो ये नोट करके चलिए, एग्जामिनर को अच्छी तरह पता है आपके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि आपका एग्जामिनर भी इसी प्रोसेस से होकर गुजरता है। आपको ये पढ़ना बेहद जरूरी है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। कई बार स्टूडेंट्स मिस फायर करके आते हैं कि अरे यार पूछा ये था, मैं तो लिख के ही चला आया। अच्छा, लिखा 3 घंटे, बाद में आके पता चला यार ये वाला तो लिखना ही नहीं था, लिखना तो ये वाला था। आंसर पूरा पता है लेकिन लिख के कुछ और चले आए। इसलिए आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना आना चाहिए कि एग्जामिनर पूछता क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, रटने से काम नहीं चलता, समझने से चलता है। तो जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। आपके इम्तिहान में 10 सवाल आते हैं 2-2 नंबर के, जिनको हम बोलते हैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। यहां आपको लिखना होता है करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है, और उसके साथ एक चीज और लिखना होता है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो क्यों है। नहीं, 2 लोगों को जाना है किसी क्लास में, उन लोगों ने मुझसे पहले ही बोला हुआ है, 2 लोगों को जाना होता है विद रीजन। समझिएगा जरा। देखिए, ऐसा है ना, मेरी सेहत पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया, क्योंकि पिछले 20 साल का अनुभव मैं आपको बता चुका हूं। 100 में 30 यहां, 20 यहां, 10 यहां। समझे, यहां लक्ष्मीनगर शकरपुर की गलियों में गुजरते हुए बहुत से चेहरे मिल जाते हैं, कुछ आके पैर छू लेते हैं, कुछ नजर चुरा लेते हैं कि सर को बताना पड़ेगा कि सर अभी आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाए। आपके सपने आपके हाथ में होते हैं, समझे। तो ये आंकड़ा मुझे पता है, तो बड़ा पुराना अनुभव है।
विद रीजन। देखिए क्या होता है, कभी कभी आप करेक्ट या इनकरेक्ट का निशाना बिल्कुल सही मारते हैं, एकदम सही मारते हैं, लेकिन मार कहां खाते हैं, रीजन देखते हैं। कभी कभी तो एकदम अर्थ का अनर्थ होता है कि आपका कंक्लूजन है इनकरेक्ट और जो रीजन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट की तरफ उसको ले जा रहा है। ये कैसे ठीक होता है, जब आप टेस्ट देते हैं। टेस्ट कब होगा, 28 दिसंबर को, चैप्टर 1 और 2। बात समझ में आ गई। हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। अब देखिएगा, पहला सवाल पढ़ना है, हाथ में किताब है आपके। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। पहले तो सवाल पढ़ना ध्यान से, सवाल को कभी सरसरी निगाह से नहीं पढ़ना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिक्लूड auditor to disclose the information about the client to third party in all circumstances without any exception। अब ये सही है कि गलत है, गलत है। कोई कह रहा है सही है कि नहीं, कोई सही वाला नहीं है। तो अब अगर गलत है तो उसका रीजन बताना पड़ेगा, और रीजन आप बताएंगे ऐसे के आधार पे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे आपको नंबर याद होना चाहिए, और जहां ही आप ऐसे लिखेंगे उसका पूरा नाम भी लिखेंगे, ये भी आपको बताया हुआ है। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू ऐसे 200 नेम दिस ऑडिटर कैन डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय हिम टू थर्ड पार्टीज इन द फॉलोइंग 2 एक्सेप्शंस। आपको पता है वो एक्सेप्शन क्या है, कहने का मतलब क्या है। इन सवालों में कहानी नहीं लिखते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहानी लिखने की कोशिश करेंगे आप तो बहुत अच्छा आप लिखिए कहानी, लेकिन आप अपने किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम कम कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट जो 3 घंटे का होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मैं जो टेस्ट लेता हूं वो पूरे 2 घंटे का लेता हूं। आप में से कितने लोगों ने 12वीं क्लास के बाद कभी 2 घंटे लगातार लिखा है? शायद नहीं लिखा होगा, बहुत कम लोग। 12वीं के बाद 2 घंटे लगातार थ्योरी लिखा है? नहीं, अकाउंट तो लिखा होगा, थ्योरी भी लिखा 2 घंटे। चलो, अगर लिखी है तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस तो बना के रखनी पड़ेगी। अब देखिए जरा दूसरा सवाल क्या है, नवंबर 14 का 2 नंबर का है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी देखिए सवाल ऐसे के आधार पर पूछा गया। अब देखिए मई 15 का सवाल, The basic objective of audit doesn't change with reference to nature, size or form of entity. True or false? देखिए अभी भी कुछ लोग ना डिलेमा में, चेहरे पे डिलेमा दिखाई दे रहा है। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। अच्छा, कोई है जो कहता है कि नहीं साहब ये तो चेंज हो जाता है? कोई है जो कहता है? ये जवाब इसका क्या है? ऑडिट की परिभाषा, ऑडिट की परिभाषा लिखिए, आपका काम खत्म है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मई 16 वाला सवाल देखता हूं कौन बताता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डू नॉट टेस्ट द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। ये मुझे बताएगा कि आप में से कितने लोगों ने रिवीजन किया है? हैं? फॉल्स है? हाँ हाँ वही तो, फॉल्स। ये फॉल्स है। कोई है भाई ट्रू वाला इसको? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एनीबडी हु कैन से इट इज ट्रू? नो। मैंने आपको पहले ही कहा था, एग्जामिनर को पता है आप क्या पढ़ के आते हैं, क्या छोड़ के आते हैं, अच्छी तरह पता है, क्योंकि वो भी इसी प्रोसेस से गुजर के जाता है। जो पेपर सेटर है वो भी इसी प्रोसेस से गुजर के जाता है, और उसको अच्छी तरह से मालूम होता है आप क्या पढ़ के आते हैं, क्या छोड़ के आते हैं। आप अपनी क्लास प्रोग्रेस होने दीजिए, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि आप क्या छोड़ के जाते हैं।
आप पलटिए, कहां दिया है ये कंप्लायंस और सप्लिमेंट्री प्रोसीजर? मेरे ख्याल से पहले चैप्टर के दूसरे तीसरे पेज में दिया होगा। पढ़ के बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? मिला? पहले बताओ, मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी, फॉल्स की ट्रू? अब आप बताओ, फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स है। मतलब ये बैलेंस ऑफ अकाउंट चेक नहीं करता। जरा मैं भी देख लूं। Substantive procedures are designed to obtain evidences that is the completeness, accuracy and validity of the data produced by the accounting system. ये बताइए कि जो डेटा है वो क्या है? एंट्री है। आप उसकी कानूनी वैधता देखते हैं, उसकी संपूर्णता देखते हैं, उसकी एक्यूरेसी देखते हैं। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या होता है? एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री, उसका टोटल क्या, और वही होता है ना बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो आप बताइए, बैलेंस आप देखते हैं कि नहीं देखते? इसीलिए मैंने कहा एग्जामिनर को मालूम होता है कि आप क्या छोड़ के आते हैं और आप क्या पढ़ के आते हैं। रिवीजन कीजिए, ध्यान से कीजिए। ये जानते हैं कि इस बात का सबूत है? रटने वाली मानसिकता का सबूत है कि आपने रट लिया, अच्छा उसमें ये वाला नहीं लिखा है, तब तो ये फालसी होगा। ये वाला नहीं लिखा है, आपको इंटरप्रेट करना होता है। घबराइए नहीं। सब्सटेंटिव और कंप्लायंस तो मैंने आपको कहा है कि अभी चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में आने वाला है। क्यों? ओ देखो देखो, हाँ बिल्कुल। अबे भरत, कुछ पैसे हैं तेरे पास? ये 10 रुपए। मैं बेटा 10 रुपए का इनाम देता हूं, ले ले जा। बिल्कुल सही बता। इसको कहते हैं निगेटिव अलर्टनेस। अच्छा, बाकी कहा तो सबने, लेकिन ये अड़ गया। बोला ना ऐसे नहीं होगा, ये 10 रुपए तेरे, ठीक है? मैं 10 ही रुपए दे पाता हूं यार, वरना कुछ दिन के बाद आप लोगों के अंदर ऐसी एबिलिटी आएगी ना कि आप मुझे पीछे करने लगोगे। हाँ, मैं आपको ज्यादा नहीं, मुश्किल से 30-31 दिसंबर तक इस हालत में आप आ जाएंगे कि आप मुझे ही क्वेश्चन करने लगेंगे। इतनी एक्सपर्टाइज मैं खुद ही डेवलप कर देता हूँ। मतलब मैं खुद ही अपना दुश्मन बना देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि साले तू क्या पढ़ाएगा, हट, हम आ रहे हैं, चल साइड हो। हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जो हम लोगों ने अब तक किया है उसके आधार पर हम सवाल का जवाब दे सकते कि नहीं दे सकते, यही विद्यार्थी के रूप में हमारी सफलता है, और कुछ नहीं। आगे आइए, आगे आइए। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। परिचित सवाल है। लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। डिस्कस प्री रिक्विजिट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल टू बी पजेस्ड बाय द ऑडिटर। क्या पूछा है? अरे आप पढ़ो ना, यहां पढ़ो, आप वहां क्या देख रहे हो? आपके पास किताब है? क्या पूछा है? क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर। देखिए, ये मई 12 में आया और फिर मई 15 में भी आया। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट? देखिए कितने सस्ते सवाल होते हैं। एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट वेदर मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी। इस सवाल को आप अभी डेफर कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं वाउचिंग वेरिफिकेशन पे आऊंगा तो ये सवाल आएगा गाइडेंस नोट वाला। डिस्कस इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर आर नॉट। यस और नो? यस और नो? अब आप जब डिस्कस करने पे जाएंगे तब आप ये बताएंगे कि हाँ ड्यूटी तो है, लेकिन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी है तो कब है, तो कैसे है, इसको आप बताएंगे। कहने का मतलब क्या है, आप अभी अपना दिमाग क्लास पे और किताब के रिवीजन पे रखिए। दावे से कहता हूं 10 दिन और क्लास करिए, उसके बाद आपको सवाल हल्के लगने लगेंगे। और हमारी सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि जब सवाल हमें जब सब्जेक्ट को खिलवाड़ बना देना, तब समझो कि अपन एक्सपर्ट हो गए। हम मिलेंगे कब? 19 तारीख। 19 तारीख ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है? 19th
Wednesday we'll meet and then we will decide that from वह रेगुलर हो गया होने दे 20, 21, 22, 23 फिर अपन करेंगे, ठीक है। कल नो क्लास ऑफ ऑडिट, परसों मिलूंगा।